स्विट्जरलैंड में यूक्रेन को लेकर आयोजित शांति सम्मेलन के बाद 16 जून को साझा बयान जारी किया गया, लेकिन भारत ने इस पर सहमति नहीं जताई और खुद को अलग कर लिया। क्या है पूरा मामला, आइए समझते हैं। बहुत स्वागत है आपका द प्रिंट लाइंस में। मैं हूं अभिनेंद्र। भारत उन 7 देशों में शामिल है जिन्होंने स्विट्जरलैंड में आयोजित शांति सम्मेलन के साझे बयान पर अपनी सहमति नहीं दी। यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर स्विट्जरलैंड में 2 दिवसीय शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था। सम्मेलन के आखिरी दिन जब आधिकारिक बयान जारी किया गया तो इसमें यूक्रेन की क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा की बात कही गई। इस बयान पर 80 से ज्यादा देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस शांति सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे भारतीय विदेश सचिव वेस्ट पवन कपूर ने भारत के रुख का बचाव करते हुए कहा, यूक्रेन के मामले में एक टिकाऊ समाधान के लिए भारत सभी पक्षों के साथ काम करता रहेगा। इस मामले में वही विकल्प कारगर होगा जिसे दोनों पक्ष स्वीकार करेंगे। इसी से टिकाऊ शांति संभव है। इस समिट को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने संबोधित किया, लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को आमंत्रित नहीं किया गया था। स्विस अधिकारियों ने कहा कि रूस भविष्य में शामिल हो सकता है। भारत के साथ सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और यूएई ने शांति सम्मेलन के फाइनल दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इस सम्मेलन में ब्राजील को पर्यवेक्षक का दर्जा हासिल था और चीन इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। स्विट्जरलैंड में संयुक्त बयान पर भारत के सहमत नहीं होने पर थिंक टैंक रैंड कॉरपोरेशन में इंडो पैसिफिक के विश्लेषक डेरेक ग्रासमैन ने लिखा, भारत ने कहा कि रूस की सहमति के बिना कोई बयान जारी करना तार्किक नहीं है। भारत का रूस अब भी अच्छा दोस्त है। कई एशियाई देशों के साझे बयान पर सहमत नहीं होने से समिट में असहज करने वाली स्थिति पैदा हुई। इंडो पैसिफिक देशों के हित रूस से अब भी जुड़े हैं। दक्षिण एशिया में भारत एकमात्र देश है जिसे इस समिट में बुलाया गया था। दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड को बुलाया गया था। जापान और दक्षिण कोरिया उत्तर पूर्वी एशिया में नुमाइंदगी कर रहे थे। जाहिर है कि चीन और उत्तर कोरिया रूस के साथ हैं। अंग्रेजी अखबार द हिंदू ने साझे बयान पर भारत के हस्ताक्षर नहीं करने पर भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत रॉल्फ हेकनर से पूछा तो उन्होंने कहा, भारत के असहमत होने के निर्णय के बावजूद यह अच्छा था कि वह इस समिट में शामिल हुआ। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इससे पहले भी भारत यूक्रेन संकट के समाधान को लेकर होने वाली बैठकों में शामिल हुआ है। अगस्त 2023 में सऊदी अरब के जिद्दा में बैठक हुई थी और इसमें भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी शामिल हुए थे। जनवरी 2023 में दावोस में डिप्टी एनएसए शामिल हुए थे। भारत यूक्रेन संकट से जुड़ी हर बैठकों में शामिल होता है, लेकिन किसी भी प्रस्ताव को पास करने में अपनी भूमिका से खुद को अलग कर लेता है। भारत का यह रुख यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही है। भारत ने ऐसा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और ह्यूमन राइट्स काउंसिल में भी किया। रूस ने फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला किया था और यह जंग अभी भी जारी है। इस समिट में पीएम मोदी को आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने यह आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इस समिट में कई वैश्विक नेता पहुंचे थे। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को भेजा था। पीएम मोदी ने G7 समिट से अलग इटली में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मुलाकात की थी और उन्होंने यूक्रेन संकट के शांतिपूर्ण समाधान में मदद का आश्वासन दिया था। थिंक टैंक द विल्सन सेंटर में दक्षिण एशिया इंस्टीट्यूट के निदेशक माइकल कुगलमैन ने लिखा है, स्विट्जरलैंड में यूक्रेन संकट पर आयोजित शांति सम्मेलन में भारत की ओर से सचिव स्तर के डिप्लोमेट को भेजने की वजह मैं समझ सकता हूं, लेकिन भारत अपने विदेश मंत्री को भी भेजता तो इससे कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता। इससे भारत यही संदेश देता कि युद्ध ठीक नहीं है और शांतिपूर्ण समझौता जरूरी है, जिसे भारत हमेशा कहता रहा है।
यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से ही भारत विदेश नीति के मामले में कई मोर्चों पर जूझता रहा है। भारत खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहता है और रूस ने एक लोकतांत्रिक देश पर हमला किया है। पश्चिम के लोकतांत्रिक देशों ने यूक्रेन पर रूसी हमले की खुलकर निंदा की और यूक्रेन का समर्थन किया। एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते भारत पर भी दबाव रहा कि वह रूसी हमले की निंदा करे, लेकिन रूस भारत का पारंपरिक दोस्त रहा है। भारत ना तो रूस को नाराज करना चाहता है और ना ही यूक्रेन मामले में खुलकर पश्चिम के साथ दिखना चाहता है। यूक्रेन पर रूस के हमले में भारत के रुख को कई लोग साहसिक बता रहे हैं, तो कई लोग इसे भारत की स्वतंत्र विदेश नीति से जोड़ रहे हैं। वहीं कईयों का मानना है कि भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले ले रहा है। यूक्रेन संकट के दौरान मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया, उसके पीछे मुख्य रूप से 4 कारण बताए जा रहे हैं। यह 4 कारण हैं: ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऊर्जा, हथियार और प्रभाव। भारत और रूस के संबंध ऐतिहासिक हैं। जब भारत में ब्रिटिश हुकूमत थी, तभी सोवियत यूनियन ने 1900 में पहला वाणिज्यिक दूतावास खोला था, लेकिन दोनों देशों के बीच संबंधों में गर्माहट शीत युद्ध के दौरान आई। आज़ादी के बाद से ही भारत की सहानुभूति सोवियत यूनियन से रही है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की पॉलिटिकल साइंटिस्ट पिल्लई राजेश्वरी ने लिखा है कि भारत की सोवियत यूनियन से सहानुभूति उपनिवेश और साम्राज्यवाद विरोधी भावना के कारण भी है। यह भावना शीत युद्ध के दौरान शीर्ष पर रही। कहा जाता है कि यह भावना कई बार पश्चिम और अमेरिका विरोधी भी हो जाती है। शीत युद्ध के बाद भी भारत की सहानुभूति रूस से खत्म नहीं हुई। यूक्रेन युद्ध में भी भारत के रुख में कोई परिवर्तन नहीं आया। यूक्रेन संकट में भारत के रुख से पश्चिम को भले निराशा हुई है, लेकिन भारत के विदेश मंत्री जोरदार और आक्रामक तरीके से अपनी नीति का बचाव कर रहे हैं। भारत जितनी आक्रामकता से पश्चिम के दबाव को खारिज कर रहा है, उसकी बुनियाद क्या है? कई लोगों का मानना है कि भारत का यह रुख नया नहीं है, भले कहने का अंदाज आक्रामक हुआ है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने विदेश नीति की बुनियाद गुट निरपेक्षता में रखी थी। उसके बाद की जितनी सरकारें आईं, सबने इस नीति का पालन अपने अपने हिसाब से किया। हंगरी में सोवियत यूनियन के हस्तक्षेप के 1 साल बाद 1957 में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने संसद में बताया था कि भारत ने क्यों इस मामले में यूएसएसआर की निंदा नहीं की। नेहरू ने कहा था, दुनिया में साल दर साल और दिन ब दिन कई चीजें घटित होती रहती हैं, जिन्हें हम व्यापक रूप से नापसंद करते हैं, लेकिन हमने इनकी निंदा नहीं की, क्योंकि जब कोई समस्या का समाधान खोज रहा होता है तो उसमें निंदा से कोई मदद नहीं मिलती है। सोवियत यूनियन का चाहे 1956 में हंगरी में हस्तक्षेप हो या 1968 में चेकोस्लोवाकिया में या फिर 1979 में अफगानिस्तान में, सब में भारत की लाइन कमोबेश यही रही है। 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया, तब भी भारत का रुख इसी तरह का था। स्टैनली जॉनी ने लिखा है कि यूक्रेन पर हमले में रूस की निंदा नहीं करना और संयुक्त राष्ट्र के निंदा प्रस्ताव में वोटिंग से बाहर रहना मौलिक रूप से भारत के तटस्थता वाले ऐतिहासिक रूप से अलग नहीं है।